ओके, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्या लेके आ गए हैं, पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पार्ट 2 है ये। अगर पार्ट 1 नहीं देखा बेटा तो पहले पार्ट 1 देख के आओ, फिर पार्ट 2 का मैं कंटिन्यू करना। इसमें हम लोग देखेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का पार्ट 2। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ये। पार्ट 1 पहले देख के आओ बेटा, उसके बाद ही पार्ट 2 करना, क्योंकि हमने पार्ट 1 में काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या कर लिया था, पार्ट 1 में क्या क्या कर लिया था बेटा, यूनिट्स के बारे में बात कर ली थी, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया था, अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ। ये 4 चीज़ें हमने पिछले वाले इसमें कर ली। इस वाले में क्या करने वाला है, इस वाले में करने वाले हैं हम लोग एरर एनालिसिस। इस वाले में क्या करने वाले हैं बेटा, एरर एनालिसिस करने वाले हैं। यानी एरर क्या होता है, गलतियों का एनालिसिस करेंगे हम लोग इस वाले इसमें। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी मैं एरर एनालिसिस के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। इसके अलावा हम लोग डायमेंशंस करेंगे, एरर का अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैं इसमें 1-2 नीट के सवाल भी कराऊंगी PYQ, तो आपका थोड़ा ज़्यादा हाथ बैठ जाएगा। ठीक, करूँ मैं कंटिन्यू। एरर एनालिसिस के साथ स्टार्ट करें बेटा। ठीक है, यहाँ ले लो पहली चीज़, यहाँ बेटा मैं लेती एक स्क्वायर। ठीक, ये है हमारे पास एक स्क्वायर रूम। ये हमारे पास एक स्क्वायर रूम है ऑफ लेंथ, ओ ये निकला नहीं, अच्छा एक सेकेंड, ऑफ लेंथ बेटा एल लेंथ की हमारे पास स्क्वायर रूम है। ठीक, एल लेंथ की हमारे पास स्क्वायर रूम है। इसको मेजर करने के लिए, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए मैं लेके आई यहाँ 4 स्टूडेंट्स। मैं मेरी 4 स्टूडेंट्स लेके आई। मैंने चारों को क्या कहा, ये जो एल लेंथ का रूम है, इसकी एल लेंथ तुम लोगों को मुझे मेजर करके बतानी है। अब हम लोग कौन है बेटा, ह्यूमंस है। ह्यूमंस से एरर मिस्टेक होती रहती है, गलतियाँ होती रहती है। कोई भी इनमें से एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ गलती होनी ही है, तो मैंने सबको बोल दिया। अब इन लोगों ने क्या निकाला बेटा, पहले वाले ने मुझे बोला मैम 33 मीटर आ रहा है, दूसरे वाले ने बोला मैम 35 आ रहा है, एक का आ गया 36, एक का आ गया 34, एक का आ गया 32 मीटर। ये यहाँ पे ये लोग क्या करके आए, अलग अलग वैल्यूज़ लेके आ गए एल की। अब मैं इनमें से एक्यूरेट किसकी मानूँ, क्योंकि सी वाला मेरा फेवरेट बच्चा है तो 36 करेक्ट हो गया। ये तो नहीं कर सकते बेटा हम लोग, है ना। हमको मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू चाहिए। एकदम एक्यूरेट तो नहीं आ सकती, लेकिन मोस्ट नियरेस्ट टू द एक्यूरेट तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी रहेगी। अब मैं इनमें से वैल्यू कंसिडर करूँ, कौन सी कंसिडर करनी है, इसके लिए हम लोग निकालते हैं ट्रू वैल्यू। इसके लिए हम लोग बेटा निकालते हैं ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या होती है, आओ देखो। व्हाट इज़ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सारे बेटा ABCD के जो आंसर्स आए थे 33, 35, 36, इनको हम लोग x1, x2, x3 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू वैल्यू इज x का फॉर्मूला देखो, x इज़ x1 प्लस x2, ऐसे करते करते xn तक अपॉन n। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। नोट्स तो निकालते हो ना, लिख लो पहला फॉर्मूला। ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कंटिन्यू टिल xn होल अपॉन n। आ गई बात समझ में। ट्रू वैल्यू निकाल के दिखाओ, इस चीज़ की ट्रू वैल्यू निकाल के दिखाओ। देखो बेटा जी, क्या करेंगे हम लोग, करो 33 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 31, ये मैंने सारी प्लस 32, ये मैंने सारी बेटा जी वैल्यूज़ लिख ली। होल अपॉन कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, होल अपॉन 5। ऐड करके देखो बेटा 170 अपॉन 5 आएगा। ऐड करके देखो 170 अपॉन 5 आएगा, मैंने कैलकुलेटर यूज़ कर लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 34 आ गई मेरी ट्रू वैल्यू। 34 आ गई मेरी सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के पास वाली वैल्यू। इसको मैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानूंगी, इसको मैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मानूंगी। अब नेक्स्ट चीज़ होती है बेटा एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट चीज़ होती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में क्या चीज़ आएगी, एब्सोल्यूट एरर में क्या चीज़ आएगी बेटा, एब्सोल्यूट एरर में क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा एक्स। एब्सोल्यूट एरर किस तरह रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा एक्स। अब ये 1 2 3 4 जिसका उसका, इसको निकालने का तरीका x माइनस x1, क्योंकि मैं 1 के लिए ले रही हूँ तो यहाँ 1 के लिए दिखाती हूँ। ठीक है, 1 यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ए वाले बच्चे का एब्सोल्यूट एरर निकालना दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसका एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू x। हमारा x क्या आया 34 माइनस x1, इसने क्या मेजर करा था 33, यानी क्या आ गया हमारे पास 1 मीटर का बेटा जी। इसने एब्सोल्यूट एरर कर दिया। इसका एरर कितना है 1 मीटर का, इसका एरर कितना है 1 मीटर का एरर है।
इसी तरह एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर, या जिसको हम लोग फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसी का दूसरा नाम बेटा फ्रैक्शनल एरर। ठीक, इसको निकालने का तरीका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। लिख लो ये फॉर्मूले। सादा डिवीजन वगैरह तो तुम लोग कर सकते हो, इतना बार बार सॉल्व करके नहीं दिखाती मैं, क्योंकि आगे बहुत करना है। अभी नेक्स्ट लो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। मैं इनको कैसे सॉल्व करना है ना बेटा इसमें भी दिखा रही हूँ, है ना। PYQ हम लोग करेंगे, इसमें भी ये चीज़ें हैं तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक बारी फॉर्मूला देख लो। परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। आ गई बात समझ में? हो गया बेटा एकदम क्लियर? हो गया एकदम क्लियर? ठीक, अब देखो इनके अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्टार्ट करें बेटा। पहली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये दोनों सेम सेम होता है, थोड़े ये दोनों सेम सेम होता है। देखो अगर तुम लोग कर रहे हो इसमें एडिशन, ऐड अगर बेटा जी कर रहे हो तो x क्या होगा? x विल बी a प्लस बी। क्या मतलब मैम x वगैरह समझ में आ रहा था, x1 a भी कहाँ से आ गया? बेटा जी अगर तुम लोग कर रहे हो, अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम लोगों को उस वाले हमारा जो स्क्वायर रूम थी उसका अगर तुमको पेरीमीटर निकालने को मैंने कहा होता, उस वाले का अगर मैंने तुमको पेरीमीटर निकालने के लिए कहा होता तो क्या करते? क्या करते बेटा जी पेरीमीटर निकालने के लिए? बताओ। पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड को ऐड कर देते कि नहीं? ये हमारा था तो ये साइड ऐड कर देते तुम। तो बेटा जी इन चारों को हमको ऐड करना पड़ता। तो अब जिस हिसाब से हमारे उनको ऐड करना है तो उनकी एरर भी तो ऐड करोगे ना साथ साथ में। इनको ऐड करोगे तो इनके एरर भी तो ऐड करोगे, तो इस जगह इसका यूज़ है। तो अब क्या करेंगे? a प्लस बी। ठीक, देखो ये जो लेंथ आई है, इसकी जो लेंथ आई है, इधर की जो लेंथ आई है, इनका पहले मेन सेगमेंट ऐड कर लो। यानी सपोज इसकी लेंथ आई है बेटा 34 प्लस माइनस 0.1। इसकी लेंथ अगर आई है 34 प्लस माइनस 0.1, इसकी लेंथ आ गई 33 प्लस माइनस 0.2। प्लस माइनस क्या होता है? एरर डिनोट करने का तरीका होता है। प्लस माइनस एरर डिनोट करने का तरीका होता है। यानी 34 तो है, इसमें 0.1 ऊपर नीचे है, 0.1 ऊपर नीचे है, या तो 0.1 कम है या 0.1 ज़्यादा है। कम ज़्यादा है कि नहीं? आ गई बात समझ में? इसी तरह 33.0.2, 33 प्लस माइनस 0.2, 33 तो है, इसमें 0.2 ज़्यादा है या कम है? इतने का मैंने एरर कर दिया। प्लस माइनस के बाद क्या डिनोट होता है बेटा? एरर। तो ये है a, ये है b। क्या 33 b है, 34 a है मेन कंपोनेंट। ये क्या है बेटा? डेल्टा a। डेल्टा कब आता है? एरर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है? डेल्टा b। हो गया क्लियर? हो गया ये क्लियर? साइड वाला मिटाओ, मैं इसको मिटाओ। हो गया ना क्लियर? हाँ जी, चलो आगे। और डेल्टा x निकलता है, डेल्टा x निकलता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b। सो सिंपल। एडिशन सबसे ज़्यादा सिंपल होता है बेटा, है ना। एडिशन में x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आगे बात समझ में? यानी अगर हमको करना है तो क्या करेंगे? पहले तो 33 प्लस 34 कर लो, क्या आएगा? पहले तो 33 प्लस 34 कर लो, क्या आएगा? ये 667 आ रहा। अब वहीं पे डेल्टा a प्लस डेल्टा b भी कर लो, 0.1 प्लस 0.2 कितना आ रहा? 0.3। तो हमारा आंसर क्या होगा? इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा? 63 प्लस माइनस 0.3। ये वाला बेटा जी हमारा आंसर 67 प्लस माइनस 0.3। एडिशन एकदम क्लियर? एडिशन एकदम क्लियर। नेक्स्ट चीज सब्ट्रैक्शन। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे बेटा जी? सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे बेटा? एकदम ईजी, जैसा एडिशन वैसा ही थोड़ा थोड़ा सब्ट्रैक्शन है। पहले तो कर लो a माइनस बी। अब मुझे बताओ डेल्टा x क्या होगा? मुझे तुम लोग बताओगे कि डेल्टा x क्या होगा। x तो a माइनस बी, सिंपल। मैम बच्चों तुम लोग बताओ डेल्टा x क्या होगा? क्या होगा मुझे बताया, तुम लोग क्या सोच रहे हो? डेल्टा a माइनस डेल्टा बी। मैम डेल्टा a माइनस डेल्टा बी, कॉन्फिडेंस तो देखो तुम्हारा। गलत है ये गलत है बेटा। एरर कभी माइनस कैसे हो सकता है? तुम्हारी गलती अगर सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हो तो गलती तो उतनी की उतनी ही रहेगी ना, एरर तो उतना की उतना ही रहेगा। एरर को तो ऐड ही करना पड़ेगा, एरर को तो ऐड ही करना पड़ेगा बेटा। अगर तुम लोग x में से y घटा भी रहे हो
तो x में जितना एरर था, y में जितना एरर था, इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी एरर तो उतना ही आंसर में आएगा कि नहीं आएगा? एरर तो दोनों का मिलाकर ही आंसर में आएगा ना। भले ही ये कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा, एरर तब भी ऐड होंगे। आई बात समझ में? एरर अगर तुम कोई भी ऑपरेशन कर लो बेटा, एरर कभी कम नहीं होते, ठीक है? गलतियाँ कभी कम नहीं होती, वो बढ़ेंगी, वो ऐड ही होंगी। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट चीज़, अभी सब्ट्रैक्शन के बाद ये कर लोगे ना। अभी इसमें क्या एग्जांपल दिखाओ? सिंपल ही तो है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे? x इज इक्वल्स टू ए बी, सिंपल। डेल्टा x इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होल इनटू x। ये थोड़ा बड़ा है बेटा, लर्न कर लो इसको, अच्छे से याद कर लो इसको। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू एक्स। ये कब? मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर बेटा जी डिवीजन में, डिवीजन में ऐसा ही होगा। एक्स तो बेटा ए बाई बी, और मुझे बताओ क्या डिवीजन के वक्त तुम डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी बाई बी करोगे? मैंने बता दिया एरर में कभी सब्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो डेल्टा एक्स मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम होता है। डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी होल इंटू एक्स, होल इंटू एक्स। इसमें डेल्टा ए क्या है? ए का एरर, ए डेल्टा बी का एरर, और एक्स इज़ द ट्रू वैल्यू। आ गई बात समझ में? एकदम परफेक्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है बेटा? अच्छा, अभी इसमें हम लोग करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, नीट के। एक दो PYQ मैं दिखाती हूँ। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं अपने मन का एग्जांपल दे रही हूँ, एक मेरे मन का छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ। अगर बेटा तुमको कहा जाए कि सपोज क्यू नहीं, ए ले लो, ए इज इक्वल्स टू अगर दे दे PQ स्क्वायर अपॉन R⁻3, ये अगर तुम्हारे पास दे रखा है, और बेटा तुमको बोल दे कि P मेज़र करने में एरर हो गया 2%, Q मेज़र करने में एरर हो गया 3%, और R मेज़र करने में एरर हो गया 1%। ठीक, तुमको क्या दे दिया? P का, Q का, R का एरर परसेंटेज के फॉर्म में बता दिया। और अब तुमसे क्या पूछेंगे? A का एरर। ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। PYQ यू छूट जाएंगे बेटा, टेंशन नहीं लेना, फिर इसको समझ लो, PYQ छूट जाएंगे। देखो, निकालना, ए का एरर है, PQR का दे रखा है, फॉर्मूला हमको दे रखा है, बचा ही क्या? अरे सिर्फ कैलकुलेशन ही तो बच गई। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? देखो बेटा, जब इस तरह का सवाल आता है ना, तो डिवीजन में है या मल्टीप्लिकेशन में है, यानी ये नीचे वाला पार्ट न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, और ये न्यूमरेटर वाला पार्ट मैटर नहीं करता कि कौन सा कहाँ है, मैटर नहीं करता कि कौन सा कहाँ है। तो क्या मैटर करेगा मैम? इसमें देखो कैसे करते हो, वो देख लो एक बार, मेथड देख लो, फिर तुमको अपने आप आ जाएगा। इजी मेथड है। ए का एरर किस तरह लिख सकती हूँ मैं? हम लोग निकाल किस में रहे? परसेंट में दिया है, तो ए का एरर भी परसेंट में ही आएगा, यानी डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हम लोग निकाल रहे हैं। इसका कैसे आएगा ये? पहली चीज़ तो डेल्टा P बाई P इंटू 100 है ना, परसेंटेज एरर ऑफ P, प्लस बेटा Q दो बारी है, Q इंटू Q है, Q दो बारी है, तो 2 टाइम्स द एरर ऑफ Q, 2 टाइम्स द एरर ऑफ Q, प्लस अब मुझे बताओ, अगर डिवीजन में है तो क्या एरर सब्ट्रैक्ट होता है? अगर डिवीजन में है तो क्या एरर कम होगा, डिवाइड होगा, या सब्ट्रैक्ट होगा? कम तो एरर होता नहीं है, एरर तो हमेशा बढ़ता है। तो इसको भी सीधे सीधे प्लस में ले लेंगे। क्या करेंगे? R कितनी बार है? 3 टाइम्स इंटू डेल्टा R बाय R। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? करो इसको सॉल्व, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज कहाँ करूँ अभी मैं? ये इतना मैं नीचे का पार्ट मिटाऊँ? अच्छा, क्या करें, नेक्स्ट पेज पे ले लूँ क्या? ये P, मुझे इनके एरर लिख लेने दो फिर। P का एरर इज़ 2%, Q का एरर इज़ 3% एंड R का एरर इज़ 1%। सवाल हमारा इस तरह है कि A इज़ इक्वल्स टू PQ स्क्वायर अपॉन R⁻। ओके, देखो यहाँ आगे देखो, फॉर्मूला समझ में आ गया बेटा। A का परसेंटेज एरर दैट इज़ डेल्टा A बाई A इंटू 100 इज़ इक्वल टू, अब हमको डेल्टा P बाई P इंटू 100 की वैल्यू तो दे रखी है,
दे रखी है हमको परसेंटेज एरर ऑफ पी दैट इज़ 2%, प्लस क्यू का भी हमको दे रखा है, लेकिन बेटा क्यू तो 2 बारी है तो 2 × 3%, प्लस आर भी डिवीजन में भले ही है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे इसका एरर भी, क्योंकि एरर कभी कम नहीं होता। तो प्लस 3 × आर का एरर 1%। निकालो बेटा, 2 + 6 + 3 कितना आया, 9 and 11%। आंसर क्या आ जाएगा, 11% आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ये एरर कैलकुलेशन समझ में आ गया। इसी तरह का एक PYQ करते हैं, इसी तरह का एक PYQ है, ये तुम लोग करो, ठीक है। मैंने एकदम बता दिया बेटा, इसके बाद अगर ये करना आ गया ना, मतलब मैंने जो भी क्वेश्चन कराया वो समझ में आ गया, तो ये PYQ बिल्कुल तुमसे छूटना चाहिए। 2013 का है और फनी 2013। मैं पूरा ही क्वेश्चन लिख दूँ क्या, ये स्टार्टिंग का ध्यान दो ना। इन एन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज ABCD आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर, ये मैं इनमें लिखती हूँ। देखो परसेंटेज एरर सुनो, ए का परसेंटेज एरर इज़ बेटा 1%, बी का परसेंटेज एरर इज़ 2%, सी का परसेंटेज एरर इज़ 3% एंड डी का परसेंटेज एरर इज़ 4%। ठीक है, नीट का सवाल है बेटा। और P इज़ इक्वल टू दे रखा है A रेज़ टू 3 B रेज़ टू 2 अपॉन CD। तुमको P का परसेंटेज एरर बताना है। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आ जाएगा सबको, आ जाएगा बेटा, यस। नेक्स्ट चीज़ देखो, एक और सवाल है मेरे पास, एक और सवाल है मेरे पास, ये भी एक बार देख लो। रीसेंट है, बहुत रीसेंट है, 2023 का सवाल। ठीक, ये मैं तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो एक मेटल वायर है, क्या है बेटा जी, एक मेटल वायर है, इसका मास हमको दे रखा है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। ठीक, इसका रेडियस दे रखा है 0.3 प्लस माइनस 0.001 मीटर, और इसकी लेंथ बेटा दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, निकालना क्या है, डेंसिटी का एरर निकालना है। डेंसिटी में कितना एरर होगा। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बेटा थोड़ा सा, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे, धुआं धुआं कर देंगे इसके सवाल को, बिल्कुल टेंशन मत लो। आओ चलो करें, चलो बेटा जी हम लोग करें। देखो मुझे बताओ डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर, मास के बारे में तो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम निकाल सकते हैं बेटा। वायर है यानी सिलेंडर है, वायर है यानी सिलेंडर है। सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच इसमें बेटा हाइट होती है, हमारे पास ये लेंथ है ना। ऐसे जब भी सिलेंडर होता है तो ये उसकी हाइट होती है ना, तो हमारे पास ये एल में कंपोनेंट है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर एल ले लेंगे हम लोग, है ना। तो वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। इतना समझ आया, इतना समझ आया। अब हमको निकालना क्या है, पहले देखो एरर किस में निकालना है। एरर परसेंटेज एरर पूछा है, कौन सा एरर पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है। एरर बेटा जी परसेंटेज एरर पूछा है, तो कैसे निकालोगे, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इज इक्वल्स टू, अभी हम लोगों ने क्या देखा, डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 प्लस पाई बेटा जी कांस्टेंट हो जाएगा, आर स्क्वायर एल बचते हैं, प्लस आर कितनी बारी, 2 बारी, डिवीजन में है तो क्या माइनस करोगे, नहीं, एरर हमेशा प्लस होते हैं, तो +2 इंटू डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। यहाँ पे भी इंटू 100 आएगा, है ना, मैं भूल गई, हाँ यहाँ पे भी इंटू 100 आएगा। अभी ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करेंगे आओ देखो, डेल्टा रो बाय रो, रो यानी डेंसिटी होती है ना, रो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा एम बेटा मास में कितने का एरर था 0.002 अपॉन एक्चुअल मास, अपॉन एक्चुअल मास क्या था 0.4। मैं इसीलिए कहती हूँ बेटा लिख के रखा करो, है ना, क्योंकि ये बोर्ड पे पीछे चला जाता है, फिर मुझे दिखाना नहीं आता, क्योंकि ये डायरेक्टली डिलीट कर देती हूँ ना मैं, तो फिर दिखाना नहीं आता, इसलिए मेरे साथ साथ नोट्स में बनाओगे तो तुम्हारे पास ऊपर की चीज़ें भी तुमको दिखती जाएंगी।
इनफैक्ट तुमको बोर्ड एकदम प्रॉपरली दिखेली, इसे मैं खुद को भी नहीं दिखाती। यू कैन सी द कंप्लीट बोर्ड, वरना अगर बीच में मैं आ जाऊँगी तो फिर आधे पार्ट में फिर तुमको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। तो अभी ये देखो, आगे देखो, तो क्वेश्चन लिख लिया है ना, सबने लिख रखा था, या फिर पीछे जाके एक बार लिख लो। नोट्स कंपल्सरीली बनाया करो, ठीक। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। इंटू 100 प्लस बेटा जी, प्लस क्या आएगा 2 टाइम्स इंटू डेल्टा आर क्या है 0.001। दे किस में रखा है बेटा, दे किस में रखा है, मिलीमीटर में दे रखा है। मेरे हिसाब से मैंने पीछे गलती से मीटर लिख दिया था, उसको मिलीमीटर कर, तो मेरी गलती है, आई एम सो सॉरी। बेटा दे रखा है मिलीमीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिखो किंग हेनरी डाइड मेरीली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ये नहीं आता तो ये पार्ट 1 में सिखाया है, ये नहीं आता तो बेटा तुम पार्ट 1 देख के नहीं आए, गंदी बात है ना, पार्ट 1 देख के आओ, ठीक। इसमें हमको दे मिलीमीटर में रखा है, करेंगे किस में, मिलीमीटर से कन्वर्ट करना है हमको, है ना। एक सेकेंड ना बेटा जी, ओह आई एम सो सॉरी, इसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सॉरी बेटा, मैं ही कंफ्यूज हो गई थी, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो सॉरी, सीरियसली सॉरी, ठीक। एरर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इस पर ज़्यादा ये ध्यान नहीं देना, ठीक है। जेन्युइनली सॉरी बेटा, है ना, गलती से मेरे दिमाग में आ गया कि उसको करना पड़ेगा। अपॉन बेटा जी 0.3 इंटू 100, ठीक। सो सॉरी, वंस अगेन सॉरी, ओके। प्लस लेंथ में 0.002 अपॉन ओरिजिनल लेंथ 5 इंटू 100। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि मैं करूँ, बेटा, कर दूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा करूँ, डायरेक्ट करूँ तो चलेगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये 0.2 पर यहाँ आ गया, 0.2 हो जाएगा ये। फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/4। इसमें 100 से मल्टीप्लाई तो ये यहाँ 0.1 आ जाएगा। इसको और इसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 2 तो 2/3 आएगा ये। और ये बेटा जी इसको भी हम लोग करेंगे 100 से मल्टीप्लाई तो 1 2 0.2, इसको 20/50 आ जाएगा, है ना, 20/50। मैंने सारे डेसिमल निकाल दिए, यहाँ क्या किया मैंने, सारे डेसिमल निकाल दिए। इसको ये हो जाएगा 1/2, है ना, डैट इज़ ये आ जाएगा 0.5, 2/3 यानी आ जाएगा 0.67 के आसपास, और 20/50 ये आ जाएगा 0.4 के आसपास, ठीक। इन सबको ऐड करोगे तो बेटा राउंडेड ऑफ आंसर आएगा 1.6%। क्या आंसर आएगा, ऑलमोस्ट 1.6%। तो आंसर क्या हो गया, 1.6% का एरर किस चीज़ में है, डेंसिटी में है। हो गई बात क्लियर, ये हो गई बात क्लियर, ठीक। एरर वाली चीज़ एकदम अच्छे से आ गई। एरर के बाद क्या आता है, एरर के बाद आएंगे डायमेंशंस, इतने सारे, ठीक है। इसके बाहर जितने मैं डायमेंशन दे रही हूँ, इसके बाहर का डायमेंशन कहीं से नहीं आएगा। नीट में डायरेक्ट डायमेंशन पूछता है, मैं यहाँ 38 डायमेंशन लेके आई हूँ, इसके बाहर से आ ही नहीं सकता बेटा, ठीक। पहली चीज़ जिनको नहीं पता उनके लिए डायमेंशन क्या होता है, हम लोग किसी भी बेटा जी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एम एल और टी में मेजर करता है, यानी एम मास, एल लेंथ और टी टाइम के टर्म्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को किन के टर्म्स में लिखोगे बेटा, मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में हम लोग हर एक फिजिकल क्वांटिटी को लिखेंगे। अभी जैसे जैसे करेंगे सब समझ में आ जाएगा, बस इतना याद रखो, एम एल और टी के टर्म्स में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखने वाले हैं। इनको हम लोग इनके कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले। पहले वाले से स्टार्ट करें स्टार्ट, 38 है, करें जल्दी स्टार्ट। फर्स्ट वाला एरिया का फॉर्मूला बताओ मुझे, L इंटू बी, है ना, L इंटू बी है तो दोनों भी लेंथ के टर्म्स में लिखोगे तो क्या, ये भी L ही है, ये भी L ही है तो दोनों लेंथ ही। यहाँ कहीं टाइम या मास तुमको दिख रहा है, नहीं, दोनों ही लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L⁻², दैट इज़ L²। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, L⁻², दैट इज़ L²। दूसरा ले लो, वॉल्यूम में क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। फिर से इसमें भी लेंथ मेजर करी, इसमें भी लेंथ मेजर करी, कहीं टाइम या मास तुमने मेजर किया, नहीं किया, तो इसका क्या आ जाएगा L⁻3। कितने बार ये L है,
एल इंटू एल दैट इज एल रेज टू 3। आई ये बात समझ में? फिर तुम बोलोगे मैम मास और टाइम लेंथ किस में आता है? बाकी सब आता है ना। ये देखो थर्ड वाला देखो, इसमें क्या देख रहे हैं? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम। या तो अब तुम लोग ये निकालना सीख लो या सीधा सीधा लर्न कर लो, जैसे करना है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मास इज m, वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो? सॉरी वॉल्यूम है ना ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम कैसे देखी थी? l रेज टू 3, m अपॉन l रेज टू 3 क्या हो जाएगा? ml-3 हो जाएगा। ml-3 मास डेंसिटी का फॉर्मूला ml-3। ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किस चीज़ की बात करेंगे? एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ये आ गया बेटा जी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। देखो टाइम का कंपोनेंट भी आ गया इसमें। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को कैसे निकालोगे? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी l/t दैट इज l रेज टू माइनस lt रेज टू -1। ठीक, यहाँ देखो मैंने वेलोसिटी का भी बता दिया। ठीक है, इसमें वेलोसिटी भी आ गई। अब एक्सेलरेशन में क्या आएगा? lt-1 ये वेलोसिटी होल अपॉन अगेन टाइम अपॉन फिर से टाइम, क्या आ जाएगा? lt-2 ये वाला एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट बेटा फोर्स। नेक्स्ट फोर्स, फोर्स किस तरह लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या हो जाएगा? mlt-2। सिंपल, रियली सिंपल है ना। नेक्स्ट लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट बेटा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का किस तरह निकलेगा? इज इक्वल्स टू m इंटू वी, क्या आ जाएगा? m इंटू वी, ml-t-1 ये मास और ये हमने वेलोसिटी का लिख दिया। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब कैसे निकालना है ये तो समझ आ गया। अब मैं फटाफट लिखा दूँ एक बार, लिखा दूँ। ले लो नेक्स्ट, प्रेशर, है ना। अब हर एक इसमें इतना तो नहीं समझाओ ना कि कैसे निकालना है, समझ में तो आ ही गया होगा। इसका फॉर्मूला है F/A इज इक्वल्स टू ml-1 t⁻²। ठीक है, अब सीधे सीधे मैं लिखवा रही हूँ, अब लिखना शुरू कर दो। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका क्या है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m रेज टू -1 l रेज टू 3 t रेज टू -2। ओके, ये तो कंपल्सरीली नोट्स में लिखो ही लिखो, इसमें से डायरेक्टली नीट में सवाल आएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे ले लो वर्क, 9th नंबर पे ले लो वर्क। इज इक्वल्स टू F इंटू एस, एस डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल्स टू ml-2 रेज टू -2। 10th पे बेटा नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी में सब इंक्लूड हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, इन सब के लिए एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही रहता है, किसी भी एक का पकड़ लो। काइनेटिक एनर्जी का लूँ, 12 mv² इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? ml-2t-2। ठीक है, नेक्स्ट 11th वाला सरफेस टेंशन। 11th वाला सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला देखो, F/L, F/L फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, अरे m l रेज टू 0 t रेज टू -2। l रेज टू 0 यानी l नहीं भी इंक्लूड करोगे तो चलेगा, हो जाएगा mt-2। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट लगे वो लिखो। नेक्स्ट अभी हमने 11th किया है ना, 12th स्ट्रेन, इसमें आएगा m0l0t0, m0l0t0 यानी स्ट्रेन कैसा है? डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन कैसा है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या होगा? ये टर्म्स आपको अभी नए लग रहे होंगे, अगर है ना अभी आप लोगों ने अगर क्लास 11 स्टार्ट किया नीट के लिए तो ये टर्म्स नए लग रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे सिलेबस कवर होगा हर एक टर्म एकदम आपको बाय हार्ट हो जाएगा। ml-1 t-2। ओके, और एंगल
एंगल भी बेटा डायमेंशन लेस होता है, मैंने बताया डायमेंशन लेस होता है, तो अब ये लिखना तुमको आना चाहिए M0 L0 T0, है ना, यानी एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट बेटा 15th पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये क्या होगा ML-1T-2। ओके, नेक्स्ट 16th कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है बेटा जिसमें वो फ्लो को रेजिस्ट करती है। विस्कोसिटी इसका क्या है M⁻1 या फिर सीधा सीधा M ही लिख लो L⁻⁻1 T⁻⁻1। ठीक ठीक। नेक्स्ट प्लैंक्स कांस्टेंट, नेक्स्ट बेटा जी 17th नंबर पे प्लैंक्स कांस्टेंट होने में बेटा ऑलमोस्ट आधे हो चुके हैं, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल्स टू ML⁻2 T⁻1। ओके, नेक्स्ट थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस ये हो जाए तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी पढ़ाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। M⁻1 T⁻2 T⁻3 एंड थीटा। ठीक, ये थीटा वगैरह आगे समझ में आएगा तुम लोगों को, अभी मैं चाहूँ भी तो, है ना, इसको स्टार्ट कर दूँगी तो फिर मैं दूसरे चैप्टर में घुस जाऊँगी। ओके, नेक्स्ट 20 बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है इसका ML2 T-2 थीटा -1। ठीक है, ये 19th वाला भूल गई क्या मैं, भूल गई शायद, है ना। थर्मल कंडक्टिविटी रह गया, 19th वाला रह गया था, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी इसका है बेटा ML⁻3 थीटा⁻1। ठीक है ठीक है। अभी 20 वाला मैंने कराया बीच में, 21 वाला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, 21 वाला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का ML⁻2 T⁻2 थीटा⁻1। नेक्स्ट बेटा 22 वाला डीके कांस्टेंट, सीधा सीधा बता रही हूँ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तुमको लिखना आना चाहिए M⁻0 L⁻0 T⁻0। डन। नेक्स्ट 23, नेक्स्ट 23 क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है फ्रीक्वेंसी इसका है M0 सीधा सीधा लो T⁻1 T⁻1 यानी M0 L0 इसलिए बचा सिर्फ T⁻1। 24 पे आता है इम्पल्स, इम्पल्स का ML⁻1। 25th पे आता है बेटा पावर, इसका क्या ML⁻2 T⁻3 3 है, हाँ जी, प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग के लिए माफ़ करना बच्चों। 26th वाला सरफेस, 26th वाला सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का MT-2। अब तुम लोग बोलोगे इसमें सवाल कैसे आता है मैम, या तो डायरेक्टली पूछेगा या फिर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से किनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है, तुमको दे दिया स्ट्रेन, एंगल, स्ट्रेस और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो तुमको पता है स्ट्रेन और एंगल दोनों ही डायमेंशन लेस है तो इनके सेम है। मैंने सरफेस एनर्जी कराया है ना। अभी 27th वाला वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका T⁻1 किसका सेम आया, देखो फिर से फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ग्रेडियंट का फिर से सेम आया, ध्यान दिया होगा तो, है ना, ध्यान दिया होगा तो पता चलेगा ना मैम। 28 नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, टेंशन मतलब डायमेंशन लेस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो M0 L0 T0 डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बेटा। नेक्स्ट 29 पे एंगुलर वेलोसिटी, 29 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लिखूँ क्या, लिख लो ना एंगुलर वेलोसिटी तुम लोग, ओमेगा T⁻1। 30 पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इसका ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल्स टू ML⁻2 T⁻0 यानी ML,
ml², है ना, टी लिखने नहीं लिखे तो भी चलेगा। नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फ़ा लिखूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आएगा, t⁻², ठीक। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या होएगा, क्या आएगा बेटा, ml² t⁻²। ओके। नेक्स्ट टॉर्क, नेक्स्ट बेटा जी टॉर्क कौन सा है, ये 33 वाला होने में है बेटा, टॉर्क का ml² t⁻²। 34 नंबर पे बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका क्या आएगा, t⁻⁻1। 35 नंबर पे यूजुअली बेटा बहुत कम वीडियोस में तुमको ऐसे मिलेगा कि सारे डायमेंशनल फार्मूले एक एक करके स्टेट करे है ना। अब वेवलेंथ में, वेवलेंथ m0 LT0 यानी ओवरऑल L भी लिख लो, है ना, ऐसे भी चलेगा, 3 ही बाकी है बेटा। 36, अरे 36 नंबर पे एंगुलर इम्पल्स, 36 नंबर पे एंगुलर इम्पल्स, एंगुलर इम्पल्स क्या आएगा, ml⁻² t⁻⁻1। 37 नंबर पे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का ml2 t⁻⁻2 k⁻⁻1। आगे एक सेकेंड, यहाँ मिटा के ना मैं अच्छे से नीचे लिखती हूँ इसके, यहाँ लिखूँ ml⁻2 t⁻⁻2 k⁻⁻1। ओके ओके। नेक्स्ट लास्ट फाइनली बेटा लास्ट 38 लेटेंट हीट, लास्ट बेटा जी लेटेंट हीट m0 l⁻2 t⁻⁻2 हो गया, ठीक। ये सारे हो गए डायमेंशनल फार्मूले ख़त्म बेटा जी, इसके बाहर शायद ही जाएगा, है ना, मोस्टली इतने में ही सारा कवर हो गया, इसके बाहर नहीं है नीट में, ठीक, मोस्टली तो नहीं है बेटा जी। अब देखो नेक्स्ट चीज़ जो स्टार्ट होगी वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी ऑफ डायमेंशंस। पहली बात डायमेंशंस अच्छे से क्लियर हो गया, डायमेंशंस परफेक्टली क्लियर हो गए, डायमेंशंस आए हैं तो ये आगे वाली चीज़ आएगी, डायमेंशंस आए हैं तो ये आगे वाली चीज़ आएगी, कम से कम पहले 10 तो अभी मेरे साथ ही याद कर लो। एरिया तो सिंपल बेटा L², वॉल्यूम L3, मास डेंसिटी ml-3, एक्सेलरेशन Lt-2, वेलोसिटी भी याद करो Lt-1, एक्सेलरेशन Lt-2, फोर्स mlt⁻², फोर्स mlt⁻², लीनियर मोमेंटम mlt-1 दैट इज mv, है ना, तो m और v Lt-1 m Lt-1, ठीक। प्रेशर बेटा ml⁻1 t⁻², इतना, ठीक। इतने भी अभी के लिए याद है तो हो जाएगा, तो भी इतने भी याद कर लिए तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी में पढ़ा दूंगी, इतने तो कम से कम याद हो गए, इतने तो समझ आ गए बेटा, आ गए, ठीक है। स्टार्ट करूँ फिर अब मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, स्टार्ट करूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी ऑफ डायमेंशंस। मेरा तो ऐसे ही हो रहा है, सिर्फ हेडिंग लिखने में ही मैं पेज भर दे रही हूँ, होमोजेनाइटी ऑफ डायमेंशंस, ऑफ डायमेंशंस। लूँ मिटा दूँ ये, लूँ नेक्स्ट पेज पे मैं सिखाऊँ ये चीज़। देखो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, पहले ये लिखो, कहता क्या है, द डायमेंशंस, थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करती हूँ मैं, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन, ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। क्या समझे इससे, अगर कोई इक्वेशन है बेटा तो उसके सारे के सारे डायमेंशंस कंप्लीटली सेम रहेंगे, या इसी को अगर हम लोग दूसरे वर्ड्स में लिखने जाए तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ओनली, यानी
सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। मैम कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, बताऊंगी बेटा। पहले ये देखो, डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें जितने भी टर्म हैं सबके डायमेंशन सेम रहेंगे। और वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ ओनली। ये आगे पता चलेगा, देखो ये पूरा समझ आ जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल मैं सब क्लियर कर दूंगी। देखो ये लो हमारा एग्जाम्पल। सपोज मेरे पास में इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी। मेरे पास इक्वेशन है a प्लस बी टी, है ना। क्या इक्वेशन है बोलो, a प्लस बी टी। हम अब इसमें v हमको पता है वेलोसिटी, t हमको पता है टाइम, है ना। v हमारी वेलोसिटी, t हमारा टाइम, ठीक। वेलोसिटी और टाइम। a b बेटा नए टर्म है, a b नए टर्म है। करना क्या है, ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। कैसे आएगा मैम, बहुत इजी चीज़ है। पहली चीज़ देखो क्या है, जितने इक्वेशन में जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। यानी v का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू a का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू bt का डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे बात समझ में। या दूसरी चीज़ क्या कहती है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। ये दोनों अगर ऐड हो रहा है बेटा तो इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम है। अब v का इज इक्वल्स टू a का इज इक्वल्स टू bt का। v का फॉर्मूला मुझे बताओ, वेलोसिटी का रटवाया था, LT-1 इज इक्वल्स टू a का तो यहीं पता चल गया। अब a का इज इक्वल टू bt का या फिर v का इज इक्वल टू bt का, कोई भी ले लो, है ना। दोनों का LT-1 ही तो है, तो LT-1 इज इक्वल्स टू bt, है ना। टाइम का t आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये t यहाँ नीचे आ जाएगा ना डिवीजन में, LT-1 होल अपॉन t इज इक्वल्स टू b। यानी b का क्या आ जाएगा, यानी बेटा b का क्या आ जाएगा, b का आ जाएगा LT-2। अब ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, ये तो तुम भी बता सकते हो सही है। v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, यही था। u हमारे लिए a था, a हमारे लिए b था। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2। करेक्ट आ गया करेक्ट, सही चीज़। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी, इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक एग्जांपल और लेंगे, समझ आ जाएगा। क्या बताना है, ABCDE का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। किस में, x इज इक्वल्स टू a प्लस BT प्लस CT² प्लस DT³ अपॉन E प्लस T। ठीक, अभी भी कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, सिंपल ही है। अच्छे से देखोगे समझोगे। इसमें x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t हर जगह जहाँ जहाँ t है वो टाइम है। आगे बात समझ में, ठीक। लो इसको नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइटी क्या कहता है कि हम लोग सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम डायमेंशन वाले फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या इक्वेशन में जितने भी टर्म है सबके डायमेंशन सेम है ना। तो बेटा जी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ CT² इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ DT³ अपॉन E प्लस t। अब ये तो नीचे आ गया मैम, इसके लिए क्या करें। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म भी तो ऐड हो रहे हैं कि नहीं, यानी इसमें भी E और T का डायमेंशन सेम रहेगा। यानी क्या पता चल गया, E का डायमेंशन T है और T का तो T होता ही है बेटा। आई बात समझ में। तो अब इसके नीचे कौन सा वाला डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, क्या लिखोगे, 2T लिखोगे। गलत हो जाएगा ना बेटा, समझ लो। यहाँ पे E 2 सेकेंड्स है और T 3 सेकेंड्स है। E हमारे पास अगर 2 सेकेंड्स है और T 3 सेकेंड्स है तो इनको ऐड भी करोगे तो 5 सेकेंड आएगा। लेकिन सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा ना, सेकेंड स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, या 2 सेकेंड थोड़ी हो जाएगा, सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा। यानी अभी भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो T ही रहेगा। 2T कैसे हो जाएगा, आ रही है बात समझ में। सिंपल है बेटा, अगर E प्लस T करोगे, तुमको पता है E का डायमेंशनल फॉर्मूला भी T है और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला T है। यानी समझ लो ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है ना, दोनों टाइम में दे रखा है। तो ऐड करके 5 सेकेंड आ जाएगा। तो 5 सेकेंड स्क्वायर या 2s ऐसा क्यों आएगा, ये 5 तो निकल जाएगा बेटा, बचा डायमेंशनल फॉर्मूला तो S ही है ना, यानी T ही तो बचा। आ रही है बात समझ में। आई होप आई एम क्लियर बेटा। ठीक, ये बात आ गई समझ में। तो नीचे ET की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, T लिख दूँ यहाँ मैं।
टी सॉरी टी की जगह टी लिख दूँ, ठीक है, ठीक है, आ गया बेटा। ओके, नाउ सी, अभी स्टार्ट करते हैं। एक्स का और ए का सेम रहेगा। एक्स का क्या होता है, लेंथ होता है, यानी ए का तो मिल गया एल। अब एल इज इक्वल्स टू बी टी, यानी एल टी रेज टू -1 इज इक्वल्स टू बी। ये आ गया। ए क्लियर बेटा, ए निपट गया, बी निपट गया। अभी सी देखो, सी का भी क्या होगा, इज इक्वल्स टू एक्स तो है ही, तो एल इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर, यानी एल टी -2 इज इक्वल्स टू सी। सिंपल बेटा, आएगा। ओके, नेक्स्ट डी वाला। हाँ जी, डी वाला इसीलिए तुम इसमें ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज थे ना, डी वाला। इसमें भी कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं। डी टी का क्यूब अपॉन एक टी बेटा इज इक्वल टू एल, है ना, ये भी इसके इक्वल ही है, इज इक्वल्स टू एल। तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल्स टू एल टी अपॉन टी 3, है ना, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, है कि नहीं। अब ये 3, ये टी निकाल के इधर 2 कर दोगे, इज इक्वल्स टू एल टी -2। आ गई बात समझ में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एकदम क्लियर बेटा, एकदम क्लियर, एकदम इजी कंसेप्ट, ठीक है। अब एक चीज़ होती है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज, लास्ट पार्ट है, 5 ही मिनट का लेक्चर बाकी है, ठीक। डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, ये चीज़ क्या होती है मैम, इसमें तुमको बेटा रिलेशन दे रखा होगा, एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं इसको डायरेक्टली, है ना, एग्जाम्पल के साथ ही समझो। एग्जाम्पल ले लो, फोर्स तुमको दे रखा है, सपोज कि फोर्स ऑफ पार्टिकल, एफ लिखूँ, फोर्स ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, सपोज तुमको दे रखा है फोर्स ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, पहली चीज़ मास, दूसरी चीज़ एक्सेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल तुमको दे रखा है फोर्स ऑफ अ मास डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन। इससे तुमको क्या चीज़ पता चली कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास। अब तुमको दिया है डिपेंड्स अपॉन मास, अब तुम्हें क्या पता कि मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या प्रोपोर्शनल टू मास का स्क्वायर है, या प्रोपोर्शनल टू मास का क्यूब है, क्या चीज़ है, अंडर रूट मास है ना, ये चीज़ तुमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या लेंगे, मास रेज टू एक्स। सिमिलरली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन रेज टू वाई। ये चीज़ क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर। ये कैसे आया, समझ में आ गया बेटा। हमको दे रखा है डिपेंड्स अपॉन मास एंड एक्सेलरेशन, तो हम लोगों ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ले लिया। अब हो सकता है इसकी वैल्यू 1/2 हो सकता है इसकी वैल्यू 2 हो, 3 हो, 1 हो, 0 हो, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब इसको निकालेंगे कैसे मैम, ये प्रोपोर्शनैलिटी तुम्हारे पास आ गई, है ना, हमने एक्स और वाई पकड़ लिया, एक्सपोनेंट्स को एक्स एंड वाई पकड़ लिया। तो अब एफ इज इक्वल्स टू एम ए लिखना, एम रेज टू एक्स एंड ए रेज टू वाई लिखना करेक्ट है क्या। हमारे पास तो ये वाली चीज़ थी ना, इसको इससे कैसे करोगे, अगर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो लगा दो कांस्टेंट। ये ऐसे तो लिखना गलत हो जाएगा, लिखेंगे कैसे, एफ इज इक्वल्स टू के एम रेज टू एक्स ए रेज टू वाई। आई बात इतनी समझ, यहाँ तक एकदम क्लियर। अब बेटा डायमेंशन ऑफ दिस साइड विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस साइड, क्योंकि इक्वल टू की साइन है, तो दोनों के डायमेंशन सेम रहने चाहिए। इक्वेशन में सबके डायमेंशन सेम रहता है, तो इसके डायमेंशन सेम रहने चाहिए। फोर्स के डायमेंशन बताओ, रटवाया था फोर्स का डायमेंशन, एम एल टी रेज टू -2 इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस रहेगा, कांस्टेंट है ना, इज इक्वल टू, अब मास दैट इज एम इंटू रेज टू एक्स, है ना, रेज टू एक्स, एम हमारा रेज टू एक्स, और एक्सेलरेशन दैट इज एल टी का -2 रेज टू वाई, रेज टू बेटा वाई। इसको सिंप्लीफाई करूँ मैं तो एम एल टी -2 इज इक्वल्स टू एम रेज टू एक्स इंटू एल रेज टू वाई एंड टी रेज टू -2 वाई। ठीक, इसी चीज़ को बस इतने पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई किया। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर बेटा, यहाँ तक भी क्लियर है। अब देखो यहाँ एम रेज टू 1 है कि नहीं, और यहाँ एम रेज टू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू दिख गई, एक्स की वैल्यू 1 है। अब यहाँ एल रेज टू भी 1 है, और यहाँ एल रेज टू वाई है, तो वाई की वैल्यू भी दिख गई बेटा जी 1, एक्स की वैल्यू दिख गई 1, वाई की वैल्यू दिख गई 1, है कि नहीं। वाई की वैल्यू अब चाहे यहाँ सीधे देख लो, या इसको सॉल्व करके देख लो, कैसे भी करके वाई तो 1 ही आना है।
क्लियर है, एकदम क्लियर है। आ गई बात समझ में? एकदम क्लियर। इसी के साथ बेटा हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर खत्म होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर लेकर आऊँगी। ये करने के बाद, क्योंकि ये चीज़ हमको नेक्स्ट वाले यानी सेकंड चैप्टर में काम आने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट वाले में हम लोग सेकेंड वाला फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।